नरेंद्र मोदी जी से ये एक बहुत बड़ी चूक हो गई। भारत को इस युद्ध के बारे में क्या क्या पता था, उसके बावजूद भारत ने कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया। तो भारत को पहले से इंडिकेशन दे दिया गया था इजराइल और अमेरिका के द्वारा, कोई ऐसा बंदे को बैठाना था ईरान में जो अमेरिका का ऑर्डर फॉलो करो। इजराइल ने एक ब्लूप्रिंट बनाया था। इंडिया और इजराइल जो है एक तरह से स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। इंडिया हमेशा एज अ न्यूट्रल रहा है। इजराइल अपना एक ब्लूप्रिंट मोदी जी को भी दिखाया होगा, पूरा बताया होगा कैसे हम अटैक करें। रशिया को भारत पहले जैसा, अब रशिया के साथ भारत का संबंध वैसे भी नहीं है। चाइना हमारा एक तरह से दुश्मन ही है। पाकिस्तान के कारण तो यहाँ सत्ता बनती है, तो वो हमारा कट्टर दुश्मन है। मेरा मतलब बुढ़ापा सत्ता के बीचों बीच ही बीतेगा, कभी ना तो मुझे ईडी केस होगा ना कुछ। अमेरिका ने तो सोचा भी नहीं होगा कि भैया किससे पंगा ले लिया। लिटरली एक तरह से मैसेजिंग भी हो जाएगा कि भैया अब हिंदू राष्ट्र, मुसलमानों अब टाइट हो, तुम्हारा ख़त्म। आप थोड़ा न्यूट्रल रहो, जैसे आपने यूक्रेन और रसिया के युद्ध में किया था। हेलो, मेरा नाम गौरव है और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इजराइल और ईरान का जो युद्ध हो रहा है, उस युद्ध को मैं पिछले 12-13 दिनों से मैं देख रहा हूँ और उसमें मैंने कुछ चीज़ें मुझे खटक सी रही थी कि भारत क्यों इजराइल का साथ दे रहा था, अमेरिका के साथ था। ईरान जो पुराना साथी था भारत का, उसको एक तरह से मैं कहूँगा कि भारत ने उसे धोखा ही दिया है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं यहाँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ। क्यों मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी से ये एक बहुत बड़ी चूक हो गई, और या मैं कहूँ सोच कुछ और रहे थे मोदी जी कि इसका आउटकम कुछ और होगा। और जैसी ये युद्ध चल रही है पिछले 12-13 दिनों से, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि अब मोदी जी को लग रहा है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब उसको बोलते हैं ना इंग्लिश में जैसे डैमेज कंट्रोल। अब भारत डैमेज कंट्रोल के रास्ते बढ़ चुका है। तो यहाँ मैं 2-3 चीज़ मैं क्रोनोलॉजी के तहत आपको बताऊंगा कि जो मुझे लगा कि कहाँ भारत से गलती हुई और भारत को इस युद्ध के बारे में क्या क्या पता था, उसके बावजूद भारत ने कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया। और भारत के एक्शन में ही दिख रहा था साफ साफ कि ईरान पे एक तरह से इजराइल और अमेरिका मिलकर कोई बड़ा अटैक करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो मुझे लगता है वो ये है कि जब भारत ईरान के पोर्ट, चाबार पोर्ट जो है, उससे भारत ने जब विड्रॉ किया आफ्टर पेइंग पेनल्टी ऑफ $120 मिलियन, वहाँ भी कुछ ऐसा, अगर आप क्रोनोलॉजी समझिए तो या तो भारत को पहले से इंडिकेशन दे दिया गया था इजराइल और अमेरिका के द्वारा कि वहाँ से आप अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और चले जाओ, क्योंकि हम आज नहीं तो कल ईरान पे अटैक करने वाले हैं। तो हम नहीं चाहते कि अपने अलायंस के साथ भी कोई लॉस हो। या तो भारत मोदी जी को ये पहले ही बता दिया गया था। बताया नहीं गया होगा तो एक तरह से हिंट कर दिया गया होगा कि अपना बिज़नेस के लिए आप देख लो। जैसे होता है ना कि भैया वहाँ मत जाओ, हो सकता है लड़ाई होगी। तो एक तरह से इंडिकेशन शायद मोदी जी को नेतन्याहू ने या तो ट्रंप जी ने कहीं से इन्हें मिली होगी, तो भारत ने विड्रॉ कर लिया। अब उसको बोला जाता है कि अमेरिका के प्रेशर में भारत ने विड्रॉ किया, ट्रेड प्रेशर में। मुझे नहीं लगता कि ट्रेड प्रेशर में किया होगा, क्योंकि आप अगर देखो तो अगर इजराइल अटैक करने वाला था ईरान पे अमेरिका के साथ मिलके, तो एंड ऑफ द डे वहाँ तख्ता पलट इजराइल को करना था ईरान में, और अपना कोई ऐसा बंदे को बैठाना था ईरान में जो अमेरिका का ऑर्डर फॉलो करो। ठीक है, मतलब एक तरह से कठपुतली। तो एंड ऑफ द डे अगर भारत को चबार पोर्ट से निकलना था, तो इस युद्ध के बाद तो अमेरिका और इजराइल का ही बंदा बैठना था ईरान में। तो फिर अमेरिका क्यों भारत को बोलेगा कि ट्रेड डील में कि तुम भैया ईरान से निकलो। मुझे वो समझ में नहीं आई थोड़ी बात। क्योंकि अगर आप मान लीजिए कल को किसी ज़मीन पे आपको ही कब्जा करना है, तो आप अपने मित्र को क्यों बोलोगे कि ठेला हटाओ वहाँ से। ठीक है,
या तो आप जानते हो कि उस ज़मीन के लिए मारधार होना है कि भैया तुम पहले साइड हो लो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे बिजनेस पे कुछ भी रुकावटें आए। तो एक इंडिकेशन भारत को दे दिया गया था कि होने वाला है युद्ध। दूसरा, मुझे लगता है कि इसी बीच में जब पिछले सीज़ फायर जो जून में सीज़ फायर हुई थी ईरान और इज़राइल के बीच में, उसके बाद जो बीच में अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच में बातें हो रही थी कि न्यूक्लियर डील के बारे में कि ईरान को नहीं बनाने देना है, तो उसको कैसे प्रोसेस ले जाना है आगे, अगला युद्ध ना हो, इसके लिए बातें हो रही थी पिछले जून से। इसी बीच में मुझे लगता है कि एक तरह से टाइम बाइट था अमेरिका और इज़राइल के लिए। इस बीच इज़राइल ने एक ब्लूप्रिंट बनाया था। उस ब्लूप्रिंट को ट्रम्प जी को भी दिखाया गया होगा, वहाँ से पास हुई होगी। और मुझे लगता है जो मोदी जी फरवरी में इज़राइल गए थे, जस्ट अटैक के पहले, जब ईरान पर अटैक किया इज़राइल और अमेरिका, उसके पहले मोदी जी इज़राइल गए थे। तो मुझे लगता है कि मोदी जी इसलिए इज़राइल गए थे कि या तो नेतन्याहू वो ब्लूप्रिंट एक बार मोदी जी को भी दिखाना चाहता था कि कैसे, क्योंकि देखिए अमेरिका, इज़राइल और इंडिया और इज़राइल जो है एक तरह से स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, मतलब युद्ध में सब में स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। इंडिया का अलायंस ईरान से भी अच्छा था, इज़राइल से भी अच्छा था, अमेरिका से भी हमेशा अच्छा रहा है। अगर आप देखें तो इंडिया हमेशा एज अ न्यूट्रल रहा है, किसी से ना तो एक नहीं होता कि ना मैं इसके तरफ हूँ ना उसके तरफ हूँ, मैं भैया सच के तरफ हूँ। तो ये हमेशा इंडिया का स्टैंड रहा है। लेकिन मोदी जी ने थोड़ा अपना जो एक तरह से बोल रहे ना पलड़ा इज़राइल और अमेरिका की तरफ ज़्यादा झुकाया है पिछले 6 महीने 1 साल में। अगर आप देखें, जब से ट्रेड डील और ट्रम्प प्रेशर डाल रहा है, वो एप्स्टीन फाइल है, अडानी केस है, वो अलग विषय है। तो इज़राइल अपना एक ब्लूप्रिंट मोदी जी को भी दिखाया होगा, पूरा बताया होगा कैसे हम अटैक करेंगे, 2-3 दिनों की बात है, फिर ईरान अपना होगा, मतलब सपने दिखाया होगा जो इज़राइल को उसके स्ट्रैटेजिक जो पार्टनर्स हैं, मोसाद है, उसके जो मिलिट्री हैं, वो सबने कुछ स्ट्रैटेजी बताया होगा इज़राइल को कि ऐसे ऐसे हम करेंगे, 24 घंटे के अंदर हमने इसको खामनेई को मार देंगे, उसके बाद वहाँ विद्रोह होगा, तख्ता पलट कर देंगे, 48 घंटे में हमारा आदमी ईरान पे एक तरह से शासन करेगा। तो ईरान भी एक तरह से अपना, मोदी जी भी सोच रहे होंगे जब इज़राइल से आएंगे कि भाई चंद दिनों में अमेरिका अपना साथी हो गया, इज़राइल अपना साथी हो गया, गल्फ़ कंट्री तो अमेरिका के अंडर हैं ही, जैसे यूएई, सऊदी, ये सब आपके अमेरिका के साथी ही हैं। तो ईरान एक बचा, ईरान भी कब्जा कर ही लेगा अमेरिका एक तरह से। तो बचा कौन? रशिया को भारत पहले जैसा, अब रशिया के साथ भारत का संबंध वैसे भी नहीं है। चाइना हमारा एक तरह से दुश्मन ही है। पाकिस्तान के कारण तो यहाँ सत्ता बनती है, तो वो हमारा कट्टर दुश्मन है। तो अगर आप देखो तो फिर भारत, मोदी जी सोच रहे होंगे कि भैया इज़राइल के साथ पेगासस उन्होंने यूज़ किया है पहले, सॉफ्टवेयर इज़राइल का, हो सकता है वोट चोरी ये सब भी जो होता है उसमें भी कहीं ना कहीं इज़राइल अपना मदद दे रहा होगा। तो मोदी जी सोच रहे होंगे कि भैया 29 भी अपने साथ हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अमेरिका, इज़राइल और हम अपना, मेरा मतलब बुढ़ापा सत्ता के बीचों बीच ही बीतेगा, कभी ना तो मुझे ईडी केस होगा ना कुछ। ये सोचे होंगे मोदी जी कि भैया कष्ट ख़त्म है। अब दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत आ गई ईरान को भी जो 6 महीने का समय मिला पिछले सीज़ फायर से अभी मार्च तक। तो ईरान, इनको लगा था जैसे अमेरिका और इज़राइल को कि ईरान को हम बेवकूफ़ बना लेंगे, वो कुछ नहीं सोच रहा होगा। उसने भी पूरे स्ट्रैटेजी बनाई। लॉस तो ईरान का भी है, ज़्यादा लॉस ईरान का ही हो रहा है इन ऑफ द डे, ठीक है। लेकिन ईरान ऐसा देश उभर के आया है भाई, झुकने को तैयार नहीं है वो, लिटरली ईरान झुकने को तैयार नहीं है। मतलब समझ नहीं आ रहा है भाई, मतलब वहाँ के लोग भी, आप अगर वीडियोस देखोगे तो बम गिर रहे हैं और लोग वहाँ खड़े हैं, ये नहीं कि बंकर में जा रहे हैं या कहीं छुप रहे हैं, दुबक रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो मरने को तैयार है भाई। मतलब देश के लिए ऐसा होता है जज्बा कि भैया देश के लिए आप मरने तक को तैयार हो। तो ऐसे देश को आप हराओगे कैसे?
मोरली आप हरा नहीं सकते, ठीक, सत्ता परिवर्तन आप कर नहीं पाए। इतना खर्चा करने के बाद अमेरिका इजराइल का इतना सब हल्ला हंगामा करने के बाद आपने किया क्या? मतलब बस खमनाई, ओल्ड खमनाई को यंग खमनाई से बदल दिया, बस एज और कम कर दिया आपने, और तो कुछ आपको हासिल क्या होगा? कुछ नहीं। स्टेट ऑफ हार्मर भी अब पूरा ईरान अपने कब्जे में ले लिया है, वहाँ से शिप्स नहीं निकल पा रहे, कंटेनर्स नहीं निकल पा रहे। और अगर आप देखो तो एक तरह से गल्फ का तो पूरा सत्यानाशी कर रखा है ईरान ने। मतलब इतना स्ट्रैटेजिकली, इतना एक्यूरेट उनके रडार सिस्टम, मतलब ड्रोन, मतलब क्या आप कहोगे, अमेरिका ने तो सोचा भी नहीं होगा कि भैया किससे पंगा ले लिया, लिटरली किससे पंगा। मतलब आप ये देख लो, कभी कभी आप पुराने मूवीज में नहीं देखते थे, हीरो लात खा रहा है खा रहा है खा रहा है, लेकिन भैया गिरने को तैयार नहीं। अमेरिका इजराइल मतलब सोच ही नहीं होंगे भैया कि ईरान 10 दिन 12 दिन टिक जाएगा। वो तो उन्होंने जो ब्लूप्रिंट दिखाया होगा वो 48 आवर्स का होगा कि 48 घंटे में भैया खत्म। यही है 48 घंटे का, पहला 24 घंटे में उसको मारो, खामनेई को मारो, उसके पूरे परिवार को मारो, और अगले 24 घंटे में तख्ता पलट। 49th आवर का इनके पास ब्लूप्रिंट ही नहीं था। 48 घंटे के बाद क्या करना है ये पता ही नहीं था इजराइल को या अमेरिका को। और ईरान के पास मुझे जैसा लग रहा है, और अगर आप यूट्यूब पे हजारों वीडियोज हैं, सबका आप देख लो, ईरान या तो पहले से ही उसको मालूम था कि अटैक होना, वो बड़े शातिर तरीके से अपने मिसाइल्स को छोड़ रहा है और पैटर्न में छोड़ रहा है। ये नहीं कि आप बस एक अंधाधुंध उड़ा दो मिसाइल, मेरे पास 1000 मिसाइल है तो उड़ा दो, नहीं। अपने ड्रोन से उन्होंने मिलियंस डॉलर्स के उन्होंने मिसाइल्स मतलब एक तरह से बर्बाद कर दिए अमेरिका के। तो एक अगर आप देखो तो मतलब क्या मैं बोलूँ, ईरान को अगर आप देखो, कोई होता नहीं है जैसे कोई बंदा लड़ाई में मस्त, मतलब एक चाकू से 10 आदमी को घायल कर देता, और एक बंदा मतलब बंदूक भी रखे हुए है लाखों करोड़ों का, उससे एक चिड़िया नहीं मरती। वही कहानी यहाँ हो रहा है। ईरान अपने चाकू से ही पूरा बर्बाद किए हुए। मतलब मैं तो रिस्पेक्ट देता हूँ यार, एक तरह से आप, ये एक कहानी होगी एक समय। ये युद्ध जैसे भी ख़त्म हो, ईरान ख़त्म हो जाए वो अलग चीज़ है कि ईरान पिट जा रहा है, मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसके पास पावर नहीं है। सुपर पावर है भाई अमेरिका, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। न्यूक्लियर बम है उनके पास, तो इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक होता है जज्बा, ईरान ने जज्बा सिखाया है भाई। मतलब अगर आप देखो तो सैल्यूट है ईरान को यार। मतलब मैं नहीं उतना ये सोचता था ईरान को कि यार ये कितना 2 दिन 4 दिन की बात है, ख़त्म है कहानी। लेकिन जैसा मैं देख रहा हूँ भाई, झुकने को बंदा तैयार नहीं है ईरान। मतलब पूरा देश झुकने को तैयार नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि बस लीडर उसका झोंक दिया है लड़ाई में कि भैया लड़ो कटो मरो लो, लोग तैयार नहीं है वहाँ मतलब हार मानने को। लोग, अगर सरकार वहाँ की सत्ता अगर कल को हाथ भी मिला लेना सीज़ फायर कि हाँ भाई ठीक है, जैसे इंडिया में मोदी जी ने सीज़ फायर किया पाकिस्तान से, तो उनका विरोध तो हुआ ना, उनके अपने विरोध कर रहे थे कि भैया तुम पाकिस्तान ख़त्म ही था, 2-4 दिन और तुम ले लेते, मतलब हालत टाइट थी पाकिस्तान की जैसा बताते हैं। तो मतलब उस समय तुम सीज़ फायर कर रहे हो, और ये ईरान है। मतलब अमेरिका तक, रसिया तक की मदद ले रहा है अमेरिका कि भैया शांत कराओ ईरान को, ख़त्म करो, बात हो गई, रात गई बात गई। लेकिन ईरान जो है भैया मतलब क्या बोले, डायलॉग भी दे रहा है और 24 घंटे के अंदर वो रिप्लाई भी दे रहा है बम से। तुम एक शिप गिरा रहे हो, वो 2 शिप गिरा रहा है। मतलब ये होती है भाई, ये होता है जज्बा। मरेंगे लेकिन साला मार के मरेंगे। हम तो ख़त्म होंगे ही, तुमको भी ख़त्म करके ही जाएंगे भैया। मतलब हम तो मरेंगे, तुमको भी लंगड़ा और लुल्हा करके ही जाएंगे कि ज़िंदगी भर तुम भी बोलोगे कि साला मर ही जाते तो ठीक रहता है भाई। तो यही है, मुझे लगता है कि मोदी जी से भूल हो गई। उन्होंने ये भापा नहीं कि भैया 49th आवर में क्या करोगे अगर नहीं हुआ। मतलब उन्होंने प्लान बी शायद बनाया ही नहीं। अब मोदी जी को लगा कि भैया इज़राइल और अमेरिका टेक ओवर कर लेंगे ईरान का, फिर मेरे लिए भी वाह वाह है, कुछ सोचना नहीं है। फिर 29-34 कोई फिर मतलब ही नहीं। एक तरह से मैसेजिंग भी हो जाएगा कि भैया अब हिंदू राष्ट्र, मुसलमानों अब टाइट हो, तुम्हारा ख़त्म।
इसमें एक मैसेज भी था, इजराइल जाने का एक मैसेज था युद्ध के पहले कि भैया हम मतलब अब मुसलमानों थोड़ा संभल जाओ। मतलब एक होता है ना कि बोल के होता है, एक होता है कि आप आपके एक्शन से आप मैसेज दे देते हो। लेकिन अब देख लीजिए 12-13 दिन के बाद वही ईरान से अब फ़ोन पे बातें हो रही हैं, अपने फॉरेन मिनिस्टर जो हैं जयशंकर जी 5-5 बार बात कर रहे हैं। स्कूल में जो ईरान का अटैक किया अमेरिका, 160 बच्चे जो मर गए स्कूल के, इंडिया को कंट्रोल करने में भी 6 दिन लग गया, 7 दिन। मतलब अरे यार, लड़ाई अपनी तरफ है, तुम्हारा अपना एजेंडा कम्युनल अपनी तरफ है, लेकिन थोड़ा इंसानियत पे भी रहो। मतलब बच्चों का क्या कसूर भाई। तो एक तो मतलब एक तरह से आप कहो कि नरेशन में भी अमेरिका और इजराइल हार चुके हैं। एक होता है ना नैरेटिव में भी हार चुके हैं। तो मतलब मैं तो कहूँगा मोदी जी से कि भाई आप थोड़ा न्यूट्रल हो, जैसे आपने यूक्रेन और रसिया के युद्ध में किया था कि भैया हम भारत जो है शांति प्रिय देश है, महात्मा गांधी का देश है, तो यहाँ लड़ाई से कोई हल नहीं निकलता। इस लड़ाई से भी क्या हल निकलेगा, कोई हल नहीं है। या तो लास्ट में आप न्यूक्लियर बम गिरा दो ईरान पे, वो हारने वाला नहीं है। लास्ट ऑप्शन न्यूक्लियर ही है आपका। अगर आप सोच रहे हो कि हम 10, 15, 20 बम गिरा के ईरान हार मान, नहीं, वो डूबने को तैयार है भाई। होता ना, मतलब हारा हुआ व्यक्ति को आप क्या हराओगे, तो वही ईरान है। वो जानता है कि भैया हम तो डूब जाएंगे, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन लड़ेंगे। तो मोदी जी को समझना चाहिए कि भैया कम्युनल का भी एक एज होता है, हर चीज़ में मैसेजिंग नहीं होता है, कुछ देश के लिए भी होता है। अगर मोदी जी इजराइल नहीं जाते, अरे 20 दिन पहले चले जाते, जनवरी में चले जाते, मतलब युद्ध के 2 दिन पहले। और मुझे ये नहीं लगता कि मोदी जी को नहीं पता था कि ये युद्ध होना है। हाँ, ये हो सकता है कोई ये नहीं पता हो कि मेरे इंडिया में लैंड करते ही 48 घंटे के अंदर हो जाएगा, ये मैं मान सकता हूँ, ये नहीं होगा उनको पता। लेकिन मुझे लगता है वो भी पता था, और ये पूरा मैसेजिंग का गेम था। मोदी जी एक मैसेज देना चाहते थे कि भैया अब हम हिंदू राष्ट्र के प्रति बढ़ने को तैयार हैं। तो ईरान भी अगर कब्जे में हो जाता है अमेरिका और इजराइल के, तो फिर बचता क्या। सॉफ्टवेयर हैक करके इजराइल भारत के इलेक्शन में मदद कर देता है बीजेपी का, पेगासस पहले मदद कर ही चुका है, तो स्पाई का भी काम कर देता। अमेरिका से ट्रेड डील हो ही रहा था, तो एक तरह से आप कहेंगे जैसे ईरान को कब्जा करके अपना सत्ता चलाता अमेरिका, इंडिया पे बिना कब्जा किए अपना सत्ता चलाता 2047 तक, और हमारा अमृतकाल चल रहा होता। तो यहाँ थोड़ा स्ट्रेटजी फेल हो गया, मोदी जी का फेल हो गया। गैस की संकट आई, अब रसिया को भी, पहले जो रसिया हमारे को पेट्रोल डिस्काउंट में देता था, अब वो डिस्काउंट भी ख़त्म हो गया। तो मोदी जी ना इधर के रहें ना उधर के रहें। देखते हैं अब आगे क्या होता है। अब तो पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।